Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history of our another chapter, chapter number 9, the industrial revolutions. Okay, beta. Industrial revolutions पढ़ेंगे. In this chapter, it was started from Britain. There were some circumstances. That's why it was started in the Britain. Industrial revolutions means क्या था बेटा? During this time period, they invent some new technology. उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली थी, जिसकी वजह से जो इनको रॉ मटेरियल था वो ज्यादा चाहिए था और इस वजह से फिनिश गुड है वो तेजी से बन रहा था, जिसके लिए इनको कॉलोनीज वगैरह की जरूरत थी ताकि दे इजीली परचेज देयर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट. इस चैप्टर में अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे. इस चैप्टर में स्टार्टिंग करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमिक इन ब्रिटेन बिटवीन. इसमें अपन इंडस्ट्रीज कैसे बनी, इकोनॉमिक कैसे चेंज हुई. टाइम पीरियड है ये 1780 टू 1850 का जो टाइम पीरियड है, इसी को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है. प्लीज अंडरलाइन दिस. दिस हैड फार रीचेज अफेक्ट इन ब्रिटेन. काफी सारे इफेक्ट्स पड़े ब्रिटेन में. लेटर सिमिलर चेंजेस पहले ब्रिटेन में पड़े, उसके बाद यूरोपियन जो कंट्री थे उनमें पड़े और फिर यूएसए में चेंजेस आए. मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया, फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा एंड देन आफ्टर यूएसए. These were to have a major impact on the society and economy of those country and also have on the rest of the world. सोसाइटी में भी इफेक्ट पड़ा और इकोनॉमिक पे भी पड़ा. मतलब सोसाइटी में क्या हुआ होगा, माइग्रेशन ज्यादा हुआ, पीपल जो थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आ गए, इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ने लगी. यहाँ पे कॉइन सिस्टम आ गया, करेंसी आने लग गई, जिसकी वजह से मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो खत्म हो गए. पहले मीन्स एक्सचेंज जो होता था गुड्स में होता था, अब पीपल्स करेंसी से एक्सचेंज करने लगे. This phase of industrial development in Britain is strongly associated with the new machines and technology. नई मशीन टेक्नोलॉजी आने की वजह से हुआ. This made it possible to produce good on a massive scale compared. अब बहुत तेजी से प्रोडक्शन होने लगा rather than handicraft और हैंडलूम इंडस्ट्री से. Chapter outline the changes in the cotton and iron stream. इसमें इस चैप्टर में अपन चेंजेस पढ़ेंगे कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे चेंजेस हुए. स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. स्टीम मतलब भाप से चलने वाली गाड़ियां आ गई थी. बिगन टू बी यूज्ड ऑन ए वाइड स्केल. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड टू ए फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर शिप्स एंड रेलवे. जैसे स्टीम इंजन आया, स्टीम पावर आई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने लगा, शिप्स और रेलवे का तेजी से डेवलप हुआ. मैनी ऑफ द इन्वेंटर, जो भी इनको मशीनों को बनाने वाले थे, इन इन्वेंटर में से कुछ बिजनेसमैन थे हु ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस वर ऑफन नाइदर. जिन्होंने भी ये इन्वेंशंस करी वो ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही वेल्थी पर्सन थे और ना ही उनका साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई लेना देना था. फिर भी उन्होंने इतनी सारी इनोवेशंस कर दी. Industrialization led to a greater prosperity of some, but in the initial stage it was linked with poor living and working condition of millions of people. इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रॉस्पेरिटी भी आई, लेकिन साथ साथ में ही पुअर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस है. जैसे अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की वजह से अपन अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलपमेंट में काउंट होता है, कंप्यूटराइजेशन है. लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. डेवलपमेंट्स की वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन आता है, स्लम्स डेवलप हो जाती हैं, स्लम्स मतलब कच्ची बस्तियां आ जाती हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम आ जाती है, वेंटिलेशन प्रॉब्लम आ जाती हैं और डिजीज, ये सारी चीजें आती हैं. डेवलपमेंट के दोनों पहलू होते हैं. इसमें वुमेन्स और चिल्ड्रन भी नहीं बचे, क्योंकि वो भी मीन्स में काम करते थे, उन पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था. दिस स्पार्क ऑफ प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगे लोगों में. विच फोर्स द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप हमारे लिए लिविंग कंडीशन के लिए या वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए. ठीक है, इसे चलते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था फर्स्ट वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर.
पहली बार जब यूज किया गया तो यूरोपियन स्कॉलर थे जिनका नाम था जॉर्ज मिशेलेट इन फ्रांस में और फ्रीडरिक एंगल्स जर्मनी में। इसके बाद में जो फर्स्ट इंग्लिश जो थे फिलोसफर उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था, मतलब पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज हुआ था इन लोगों ने। लेकिन फर्स्ट जो इंग्लिश पर्सन था उनका नाम था एंड्रो टोइनबी करके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया चेंजेस को ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में जो हुए थे बिटवीन 1760 एंड 1820 के बीच में जो चेंजेस हुए थे, मतलब वो चेंजेस अचानक हुए थे इन 60 ईयर्स के पीरियड में। द डेटेड और इस टाइम पीरियड में जो किंग वगैरह थे वो जॉर्ज थर्ड थे। टोइनबी बाय गिविंग ए सीरीज, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड काफी सारे लेक्चर दिए थे। इनके लेक्चर 1884 में पब्लिश हुए थे, ठीक है। और उनकी बुक का नाम था लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आगे चलते हैं। इसी तरीके से काफी सारे और भी पर्सन आए थे जिन्होंने ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में बताया था। जो 1780 टू 1820 जो था, इस टाइम पीरियड में रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। किन किन को लेके, कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री, इन कोल माइनिंग, इन द बिल्डिंग ऑफ रोड एंड द कैनल एंड इन ए फॉरेन ट्रेड में। क्लियर है। आगे अपन चलते हैं। काफी सारी मशीनें आ गई थी, तो वाई ब्रिटेन। अब क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ लेकिन ब्रिटेन में ऐसा क्या था, क्योंकि ब्रिटेन में एक स्टेबल गवर्नमेंट था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे एक ही राजा का साम्राज्य चलता था, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे एरिया नहीं थे, जिसकी वजह से टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम जो थी वो नहीं होती, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, वो भी नहीं था। एक ही राजा का साम्राज्य था और यहाँ पे शिपिंग कैनल्स वगैरह या यहाँ की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा था कि ये सूटेबल था ब्रिटेन में ही फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी 17th सेंचुरी में, with England, Wales and Scotland unified under a monarch एक ही राजा का साम्राज्य था यहाँ पे। दिस मीन दैट द किंगडम, यहाँ पे कॉमन लॉ था, यहाँ पे सिंगल करेंसी चलती थी, एंड मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंट बाय द लोकल अथॉरिटी। और ये जो मार्केट जो था यहाँ पे प्रभावित नहीं था, लोकल लेवी टैक्सेस वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं था। थस इंक्रीज देयर प्राइस, नहीं था, जिसकी वजह से टैक्स ज्यादा नहीं लगते थे और ना ही प्राइस ज्यादा हो जाते थे। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी यहाँ पे मनी का वाइडली यूज किया जाने लगा, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल जो थे वो करेंसी, अपनी जो इनकम है, चाहे वो वेजेस हो या सैलरी हो, उनको कैश में मिलती थी, जिसकी वजह से वो उनके पास में ज्यादातर चॉइस आ जाती थी कोई भी चीज खरीदने के लिए। यानी कि पहले क्या था, मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था पहले, बार्टर सिस्टम याद हो आपको, जिसमें एक सामान खरीदना तो दूसरा सामान हमें देना पड़ता था। जब करेंसी आ गई तो लोगों के पास चॉइस ज्यादा खुल जाती थी। इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंजेस हुए, लेटर डिस्क्राइब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पे। दिस वाज द प्रोसेस बाय विच बिगर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो, जो बिगर लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने आसपास के जो स्मॉल फार्म्स थे उनको भी खरीद लिया था, और जो भी कॉमन लैंड वगैरह थी उस सारी को एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे जो किसान थे उनकी जमीनों भी इन्होंने किसी तरीके से हड़प ली थी। फिर क्या हुआ, फिर ये जो मजदूर वगैरह थे इन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने लार्ज स्टेट्स बना ली, लार्ज प्रोडक्शन होने लगा। दिस फोर्स लैंडलेस फार्मर एंड और जो लैंडलेस जो फार्मर्स वगैरह थे अब उनको काम की तलाश के लिए वो शहरों की तरफ जाने लग गए। ना पहले जैसे कॉमन लैंड थी, कॉमन लैंड अपने जानवरों को चरा लिया करते थे, अब कॉमन लैंड भी लैंडलॉर्ड्स ने दबा ली थी। टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस, अब जैसे मैंने बताया यहाँ की कंडीशन इकोनॉमिक, यहाँ पे राजा एक था, सारा सिस्टम एक था, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सका। इसके अलावा और भी चीजें थी। 18th सेंचुरी में यहाँ पे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। आउट ऑफ 19 यूरोपियन जो सिटी थे उनकी जो पॉपुलेशन है 1750 टू 1800 में डबल हो गई थी, जिसमें से 11 वर इन ब्रिटेन में ही थी, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ देम वाज लंदन विच सर्व एज द हब ऑफ द कंट्री मार्केट विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वन लोकेटेड। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लंदन में थी और धीरे धीरे लंदन के पास ही बाकी पॉपुलस जो सिटीज थे वो वहीं पे ही डेवलप
हो गई थी। जो लंदन था उसका ग्लोबल सिग्निफिकेशन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस था उसका। क्यों था? 18th सेंचुरी में यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था। जो पहले ट्रेड मेडिटेरियन सी साइड में होता था, जिसमें इटली और फ्रांस का दबदबा था, अटलांटिक पोर्ट, ठीक है। अब वहां से शिफ्ट होके कहा गया, अटलांटिक पोर्ट में आ गया, और हॉलैंड और ब्रिटेन वाला जो एरिया था यहाँ पे दबदबा होने लग गया। लंदन जो था उसने रिप्लेस कर दिया एम्स्टर्डम की, जो पहले इंपॉर्टेंस थी, अपन ने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उसमें था यहाँ पे ज्यादा, पहले एम्स्टर्डम में ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती थी, अब यहाँ पे होने लगी। यहाँ पे लोन्स वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से होने लगा। लंदन ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रेंगुलर ट्रेड। ट्रेंगुलर मतलब 3 डायरेक्शन से यहाँ पे ट्रेड होता था, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में। कंपनी ट्रेड इन अमेरिका एंड एशिया एंड ऑल्सो हैड देयर, और लंदन में ही बड़ी बड़ी जो कंपनी थी उनके जो हेड ऑफिस थे वो लंदन में ही एस्टेब्लिश हो गए थे। इन इंग्लैंड द मूवमेंट्स ऑफ गुड बिटवीन मार्केट वाज हेल्ड गुड। अब जो इंग्लैंड में जो गुड्स का एक्सचेंज वगैरह होता था, ये रिवर्स की वजह से, कोस्ट लाइन की वजह से होता था यहाँ पे। इन अर्ली 1724 इंग्लिश रिवर प्रोवाइड सम 11-16 माइल्स ऑफ नेविगेशन। आगे चलते हैं, जैसे इंग्लैंड 1724 में इंग्लिश रिवर यहाँ पे 11-16 माइल्स का नेविगेबल वाटर था यहाँ पर। एंड एक्सपेक्ट फॉर माउंटेनियस एरिया मोस्ट प्लेस इन द कंट्री वर 15 माइल्स ऑफ द रिवर। और जितनी भी कंट्री में जगह थी, जैसे जहां से रिवर गुजर रही है, तो ये रिवर गुजर रही है, तो इस रिवर से कोई भी जो सिटी था 15 माइल्स पे ही था। यानी कि क्योंकि जो अपना रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे चीप होता है। तो देखो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ पे तेजी से बढ़ा, ठीक है। कार्गो एंड रिवर वेसल वर इजीली ट्रांसपोर्टेड टू कोस्टल शिप्स कॉल्ड कोस्टर। यहाँ पे और ये जो चीजें थी, ये मेन जो रिवर वगैरह थी, इन रिवर्स की वजह से कोस्टल एरिया आसानी से जुड़े हुए थे। तो यानी कि जो सी में कोई भी सामान आता था तो रिवर के जरिए वो पर्टिकुलर सिटी में पहुंच जाता था, तो इन्हीं को ही कोस्टर बोलते थे। 18th सेंचुरी में यहाँ पे 1 लाख सेलर वर्क करते थे कोस्टर के अंदर। द सेंटर ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम जो प्रोवाइड करवाया जा रहा था वो बैंक के जरिए था, ठीक है। 1784 में यहाँ पे 100 प्रोविजंस बैंक थे इंग्लैंड में, और 10 इयर्स बाद ही यहाँ पे ट्रिपल 3 गुना जो थे वो बैंक खुल गए। बाय द 1820 देयर वर मोर देन 600 बैंक्स इन द प्रोविजंस एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन अलोन, जिसमें से 100 बैंक तो लंदन में ही थे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जरूरत होती थी इंडस्ट्रियल व्यापारियों को व्यापार करने के लिए बैंक वगैरह होने की उनको जरूरत होती थी। Industrialization that occurred in Britain from 1780 to the 1850 is explained partially by the factor described above. Many poor people from the village available to work in town, banks which loans money to set up. गांव से लोग बाग आते थे, बैंक उनको लोन दे दिया करता था, जिसकी वजह से वो काम करते थे, और साथ साथ में यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी था, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल ड्रामेटिकली, तेजी से बढ़ा, और दूसरा था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया था, ठीक है, क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। रेलवे भी आ गया था। पहले तो सी से करते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, फिर ये लोग रेलवे सिस्टम, रेलवे जो था वो भी चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन बोथ डेवलपमेंट द डेटेड, हालांकि जो डेट्स हैं उनको अगर अपन रीड करते हैं तो एक अंतर आता है। जैसे क्या हुआ, सपोज कीजिए टेक्नोलॉजी आई 1820 में, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आया 1815 में। तो 30 इयर्स का जो टाइम पीरियड था वो, यानी कि जो भी मशीनें आई पीपल्स ने उनको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, धीरे धीरे इन मशीनों का यूज स्टार्ट हुआ, जो कि अपना रिजल्ट आफ्टर 30 ईयर्स, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, अपना रिजल्ट 30 इयर्स बाद में दिखाने लगा। ये कहना चाह रहा है इस लाइन के द्वारा। One must not assure that the new innovation and technology led to it being used in the industry immediately. हालांकि मशीनें बनी, उसका इमीडिएटली यूज स्टार्ट नहीं हुआ। लोग डरते थे मशीनें खा जाएगी आदमी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे सारा कुछ आएगा। ओवर द 26,000 इनोवेशंस रिकॉर्ड की गई
18वीं सेंचुरी में, जिसमें से हाफ जो है वो 1782 टू 1800 यानी 18 सालों में आधी से ज्यादा इनोवेशंस की गई थी। मैनी चेंजेस हुए। 4 कारण थे यहाँ पर जिसकी वजह से अपन इस चैप्टर में 4 चीजों को पढ़ेंगे। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्रीज, पहले आयरन इंडस्ट्रीज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले वो कैसे कोयले कैसे बनते थे आयरन, बाद में कैसे बनने लगे। इसके अलावा स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम पावर एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे। अपन इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कोल एंड आयरन की बात करते हैं। इंग्लैंड जो था, यहाँ पे कोल और आयरन बहुत अच्छा मिलता था, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलता था। और इसके अलावा लेड, कॉपर और टीन वगैरह भी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते थे। 18वीं सेंचुरी के बाद में आयरन की जो मांग थी वो घटने लग गई। आयरन इज ड्रॉन आउट और एज प्योर लिक्विड मेटल बाय प्रोसेस। जो आयरन जो था, स्कैर्सिटी ऑफ द यूजेबल, अच्छे आयरन की जो थी वो कमी होने लग गई, क्योंकि आयरन को स्मेल्ट किया जाता था और स्मेल्ट करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। चारकोल के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि अच्छा चारकोल नहीं मिलने की वजह से, चारकोल जो था उसकी सारी समस्या क्या थी, वो लंबे ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसको बेटा वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, बाद में बताएंगे। यानी कि लोग लंबे डिस्टेंस पे ट्रेवल करता था तो जिसका वेट जो है कम हो जाता था। सपोज कीजिए माइन से 100 kg चला, जब तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता था वो 70-80 kg ही रह जाता था। इट इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस प्योर क्वालिटी आयरन। हालांकि जो चारकोल था इसकी वजह से पुअर क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस होता था, वो ढंग से उसको पिघालने में मतलब उतना टेम्परेचर वो जनरेट नहीं कर पाता था। इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई, फिर शॉर्ट सप्लाई होने लगी फॉरेस्ट, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो थे वो कम होने लगे, क्योंकि वहां पे टिम्बर, लकड़ी जो टिम्बर के लिए काटने लग गए थे और ये हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पा रहे। मतलब पहले प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट टाइप की इनोवेशंस किए गए। इनमें सबसे जो अच्छा इनोवेशन है वो डर्बी एक फैमिली थी, उसने किया था। उसमें ग्रैंडफादर, फादर और सन तीनों ही इस फैक्ट्री के मतलब तीनों ही इस काम में लगे रहे। जैसे पहले ग्रैंडफादर ने आयरन बनाया, आयरन बनाने के लिए इन्होंने भट्टियां बनाई। उस भट्टियों में बनाने से टेम्परेचर का सही कंज्यूम हो जाता था वो, और फिर वो आयरन को पिघालने में, स्मेल्ट करने में काम करता था। फिर उनके फादर आए, फादर ने और अच्छी इनोवेशन की। बाद में उनके सन आए, सन ने और भी अच्छा इनोवेशन किया। अब अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर पहले चारकोल इस्तेमाल करते थे, फिर ये लोग कोक इस्तेमाल करने लगे। कोक क्या था? यह कोल से, कोयले से सल्फर और इम्प्योरिटीज निकाल दिया होता था। आगे चलते हैं इनोवेशन। दिस इनोवेशन मीन नई भट्टियां वगैरह बनाए जिसमें आसानी से अच्छा जो कोई आयरन था वो बनने लग गया। इसके बाद जो सेकंड जो डर्बी थे, उन्होंने कोई नया सिस्टम डेवलप किया जिसमें डिजाइन द पुडिंग फ्रेग्रेंसेस विच मोल्टन आयरन कुड बी राइड ऑफ इम्प्योरिटी एंड द रोलिंग मिल विच स्टीम पावर टू रोल प्योर इनटू द बार, जिसमें सरिये वगैरह आसानी से वो बनाने लगे। ये सिस्टम था। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी जो थी आयरन की बहुत तेजी से बढ़ गई। लोग बाग आयरन की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे। लकड़ी से मन चाहा डिजाइन नहीं बन सकता था, आयरन से मन चाहा डिजाइन बन जाता था। जबकि आयरन जो थी वो गल भी जाती थी, चलने में भी ड्यूरेबिलिटी भी उसकी कम थी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल, और आयरन की प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया जा सकता था। इस वजह से जो लोग बाग है वो आयरन की तरफ ज्यादा झुकाव दे रहे थे। इसी तरह 1770 में जॉन विल्किंसन जो थे उन्होंने आयरन चेयर बनाई। फिर उन्होंने ब्रेवरीज के लिए बर्तन वगैरह बनाने लगे, आयरन पाइप्स वगैरह बनाए, ठीक है। और बुल्ट द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड बनाया जिसका नाम था कोलब्रुक, जो कि रिवर सरवन के ऊपर बनाया गया था। और इन्होंने ही, विल्किंसन ने ही आयरन के जरिए पाइप बनाए जिनसे पानी पहुंचाया जाता था। आयरन इंडस्ट्री दैट देन कम टू बी कंसंट्रेट इन स्पेसिफिक रीजन। अच्छा, और दूसरा कारण क्या था? आयरन जो इंडस्ट्रीज थी वो ऐसी जगह पे लोकेटेड थी जहाँ पे कोल माइनिंग भी होती थी और आयरन को स्मेल्ट करना इजीली अवेलेबल हो जाता था। ब्रिटेन वाज लकी इन प्रोसेसिंग एक्सीलेंट कुकिंग कोल इन हाई ग्रेड आयरन और इन द सेम बेसिन। वहां पे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन वगैरह है वो डेवलप हो जाता था।
जिसकी वजह से अच्छा आयरन बनने लग गया और उसका ट्रेड सिस्टम चालू हो गया। ब्रिटेन में आयरन इंडस्ट्री जो है वो 4 फोल्ड यानी कि 4 गुना हो गई कब 1800 और 1830 के बीच में। एंड 8 प्रोडक्ट वाज चीपेस्ट इन यूरोप। और यह जो आयरन जो था यह यूरोप में सस्ता था, क्योंकि यूरोपियन से सस्ता था। यहाँ पे यूरोप में जो आयरन होता था उससे बहुत सस्ता ब्रिटेन के अंदर बनता था। 1820 में 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी। लेकिन जब 1850 की अगर बात करें, नया इनोवेशन ले आए, अब सिर्फ 2 टन ही कोयले की जरूरत बनती थी। 1848 में जो ब्रिटेन था वो इतना आयरन पैदा करता था जो कि वर्ल्ड का अधिकतर आयरन जो था वो यही बनाता था। ये तो हो गया कोल के बारे में पढ़ लिया, आयरन के बारे में पढ़ लिया। अब अपन कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, पहले कॉटन से यार्न बनाया जाता था। यार्न मतलब थ्रेड बनाया जाता था। फिर इस थ्रेड का यूज फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता था। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी उस कॉटन से यार्न बनाने के लिए। और जब तक यार्न बनता था, धागा बनता था, जब तक धागा बनता, इतने में जो वीवर्स हैं वो शांति से बैठे रहते थे। तो इसलिए 10 आदमी लगकर जो जितना धागा बनाते थे उस धागे से फिर सारे दिन वीवर्स को बिजी रखा जाता था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स। लेनिन इस्तेमाल करके दोनों को मिला के ही ये लोग क्लॉथ बनाते थे। फ्रॉम द 17th सेंचुरी द कंट्री हैड बीन इंपोर्टिंग बेल्स ऑफ कॉटन। पहले ये कॉटन बेल्स जो हैं ये इंडिया से मंगाते थे काफी ऊंचे दामों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया इंडिया के अंदर, अब ये यहाँ से कॉटन वगैरह मंगाने लगे। और साथ में ही अलोंग विद क्लॉथ रॉ कॉटन का कपड़ा भी मंगाते थे और रॉ कॉटन रुई वगैरह है ये भी मंगा लिया करते थे। फिर उसके बाद में स्पन किया जाता था, यानी कि उसको धागा बनाया जाता था। एंड वोवन इनटू क्लॉथ इन इंग्लैंड। फिर उसी के धागे से ही फैब्रिक बनाया जाता था इंग्लैंड में। टिल द 18th सेंचुरी स्पिनिंग हैड बीन सो स्लो एंड लेबोरस। स्पिनिंग यानी धागा बनाने का जो सिस्टम जो था कॉटन से वो बहुत धीरे होता था और लेबोरियस था, मतलब थका देने वाला होता था। 10 आदमी वुमेन्स मिलकर इतना धागा बना पाते थे कि वो वीवर्स को एक दिन के लिए बिजी कर सकें। वाइल स्पिनर वर ऑक्यूपाइड ऑल डे वीवर वेटेड आइडली। और कई बार तो ऐसा होता था जो वीवर्स हैं वो धागे के इंतजार में बैठे रहते थे। बट जिसकी बाद में फिर क्या हुआ, टेक्निकल इनोवेशंस बनाई गई और इस गैप को कम कर दिया गया। किस गैप को? स्पिनिंग और वीविंग के गैप को कम कर दिया गया। ठीक है। एंड वीविंग द yarn into fabric to make it more efficient production gradually shifted from the home। पहले ये सारा काम घर वगैरह से होता था। अब जब से ये वीविंग और स्पिनिंग का नई टेक्नोलॉजी आई तब से सारा काम कहाँ पे, फैक्ट्री पे होने लग गया। 70-80 में द कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो सिंबलाइज ब्रिटिश इंडस्ट्री इन मैनी वे, बड़ी तेजी से बढ़ने लग गई। द इंडस्ट्री हैड 2 फीचर विच वर ऑल्सो सीन इन द अदर। और यह 2 फीचर जो थे यही फीचर्स आगे की फैक्ट्री में भी दिखाई देने लगे। रॉ कॉटन हैड टू एंटायर इंपोर्टेड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द फिनिश क्लॉथ वाज। सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट कराया जाता था और फिर उतनी ही मात्रा में फिनिश गुड एक्सपोर्ट भी किया जाता था। सस्टेन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इसी को ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल सस्ता खरीदा और फिनिश गुड अच्छा बेच दिया। सो द ब्रिटेन कुड रिटेन कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ रॉ कॉटन एज वेल एज द मार्केट। इस वजह से ब्रिटेन का कॉटन मार्केट, रॉ कॉटन पे और कॉटन मार्केट पे दबदबा बना रहा। द इंडस्ट्रीज वर हेवीली डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। दिस एग्जाम्प्लीफाइड द अगली फेस ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वी विल डिस्क्राइब बिलो। और यही सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बुरा चेहरा था कि इसमें फीमेल बच्चों पे और औरतों पे डिपेंड थी ये इंडस्ट्री। अच्छा, किस टाइप की मशीनें बनाई गई एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं। द फ्लाइंग शटल लूम बनाई गई। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो किसने बनाई? जॉन के ने बनाई 1733 में इसको। वी बॉर्डर फैब्रिक इन लेस टाइम एंड कॉन्सिक्यूटिवली कॉल्ड मोर देन yarn दैट कुड बी सप्लाई एट द प्रीवेलिंग पेस ऑफ स्पिनिंग। फिर स्पिनिंग जेनी आई जो जेम्स हारग्रेव्स ने इनको बनाया था। सिंगल पर्सन कुड स्पेंड सेवरल। एक आदमी बहुत सारा
यान बना सकता है। दिस प्रोवाइड वीवर्स विद यान एज फास्टर रेट, इसने बड़ी तेजी से यान वीवर्स को प्रोवाइड करवाया। वाटर फ्रेम एक रिचर्ड आर्थराइट करके थे, इन्होंने इन्वेंट की। ए मच स्ट्रॉन्ग थ्रेड देन बिफोर, इससे पहले इतना मजबूत धागा कभी नहीं बनाया गया। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू बी प्योर कॉटन, और अब ये पॉसिबल हो सका कि प्योर कॉटन से धागा बनाया जा सकता था। पहले क्या करते थे, लेनिन और कॉटन दोनों को मिला के धागा बनाते थे। म्यूल आया, जिसने मशीन बनाई, दैट अलो द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न। अब साइकिल ऑफ इनोवेशन invention in the cotton textile industry that showed to maintain a balance between the task of spinning and weaving। अब दोनों वीविंग और स्पिनिंग, वीविंग का मतलब हो गया थ्रेड से फैब्रिक बनाना, और स्पिनिंग का मतलब हो गया कॉटन, रॉ कॉटन से थ्रेड बनाना। इन्वेंशन पावर लूम मशीन आ गई, दैट वाज इजी टू वर्क स्टॉप ऑटोमेटिकली, मशीनें धागा बनाने लगी। नई इनोवेशंस ले आए, जैसे धागा टूट जाता था मशीन रुक जाती थी। यूज टू बी एनी काइंड ऑफ मटीरियल, किसी भी प्रकार की मटीरियल से धागा बनने लग गया। फ्रॉम द 1830 द डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर रेदर देन ब्रिंगिंग न्यू मशीन। अब नई सिस्टम, नई मशीनें कम बनाई जाने लगी और वर्कर्स की क्वालिटी में, प्रोडक्टिव क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने लगे। अब ले लेते हैं स्टीम पावर, यानी कि भाप से चलने वाली शक्ति। अब क्या हुआ, कोयला का इस्तेमाल किया जा रहा था, दोनों ही इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे इनकी मांग सप्लाई खत्म हो रही थी। अब ये लोग अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ चल पड़े। द रियलाइजेशन दैट स्टीम कुड जनरेट ट्रेमेंडस पावर वाट डिसीव ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, पता चलने लगा कि स्टीम जो है बहुत अच्छी पावर जनरेट करती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी भी है ये। वाटर एज हाइड्रोलिक पावर हैड बीइंग द प्राइम सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर सेंचुरी। हाइड्रोलिक पावर मतलब जैसे पानी से चलने वाली जो सिस्टम है वो जनरेट था, और सेंचुरी से अपन यूज कर रहे थे उसको। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज था, क्योंकि जो पानी का जो फ्लो है हमेशा सेम नहीं रहता, डिफरेंट सीजन्स में ये चेंज होता रहता है। दिस मीन दैट स्टीम पावर वाज, अब सिर्फ स्टीम पावर ही रह गई जो इनएक्सपेंसिव है और हर टाइम इजीली अवेलेबल रहता है। स्टीम पावर वाज द फर्स्ट यूज इन माइनिंग इंडस्ट्री, अंडरलाइन किया सबसे पहले किस इंडस्ट्रीज में यूज हुआ। एज द डिमांड फॉर कोल एंड मेटल, जैसे जैसे कोल की और मेटल की डिमांड बढ़ती रही तो ये माइंस में तेजी से नीचे की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से कई बार एक माइंस में प्रॉब्लम आ जाती थी कि पानी भर जाता था, जिसकी वजह से वर्कर्स को निकालने के लिए, तेजी से बाहर निकालने के लिए स्टीम पावर का इस्तेमाल किया गया। एक बंदे थे थॉमस सेवरी, इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया जिसका नाम था माइनर फ्रेंड। माइंस में काम करने वाले लोगों के लिए मदद करने वाला ये था। हालांकि ये इंजन जो था बहुत धीरे से काम करता था, ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाता था, और कई बार इसका जो बॉयलर है प्रेशर की वजह से फट जाता था। यानी कि कोई भी नई चीज आएगी थोड़ा सा कमजोर होगी, उसमें कमियों को पता चलेगा, नई इनोवेशंस होंगी, वो इन कमियों को दूर करेंगे। अनदर स्टीम इंजन बनाया गया थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में। दिस हैड द मेजर डिफेक्ट ऑफ लॉसिंग, ये एनर्जी को लॉस कर रहा था क्योंकि उसको ठंडा करना पड़ता था, बार बार ठंडा करने की वजह से स्टीम अच्छी नहीं बन पाती थी। दूसरी बार द नेक्स्ट स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल्ड माइंस अंटिल जेम्स वाट डेवलप हिज मशीन 1769 में जेम्स वाट ने मशीन बनाई। Watt invention convert the steam engine from being a more pump into a prime mover, ये कोई टेक्निकल सिस्टम होता है, एक नया पंप बनाया प्राइमर मूवर के टाइप से, कैसे कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन इन फैक्ट्री। अब वो योग्य था मशीनों को पावर देने के लिए। इसको सपोर्ट कर रहा था एक वेल्दी मैन्युफैक्चरर जिनका नाम था मैथ्यू बल्टन। वॉट क्रिएटेड द सोहो फाउंड्री इन बर्मिंघम, एक जगह का नाम है, वहां पे उन्होंने सोहो फाउंड्री से कुछ बनाया था। फ्रॉम दिस फाउंड्री वॉट स्टीम इंजन वर प्रोड्यूस इन स्टेडली ग्रोइंग नंबर, तेजी से बनाने लगे थे वो लोग इसके ऊपर। वाट स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर, पानी से चलने वाली मशीनें थी उनकी जगह उन्होंने ये अब रिप्लेस कर दिया उन्होंने। आफ्टर 1800 स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी वाज फर्दर डेवलप्ड विद द यूज ऑफ लाइटर स्ट्रॉन्गर मटेरियल एंड, बाद में स्टीम इंजन बनाने के लिए
ऐसे मटेरियल यूज करने लगे जो लाइटर हों, जिनमें अच्छी मजबूत स्ट्रॉन्गर मेटल्स हो, एक्यूरेट मशीन टूल्स बनाए जाने लगे, बेटर साइंटिफिक नॉलेज से सिस्टम बनाने लगे। एंड 1840 ब्रिटिश स्टीम इंजन वर जनरेटिंग मोर देन 70% ऑफ ऑल यूरोपियन हाउस पावर। इस स्टीम इंजन ने 1840 तक लगभग 70% जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी इसी से साथ चलती थी। अब ले लेते हैं कैनल एंड रेलवे वगैरह। जैसे अभी मैंने बताया कॉटन, अपन ने आयरन के बारे में पढ़ा, कॉटन और वीवर्स के बारे में, फिर अपन ने स्टीम इंजन के बारे में पढ़ लिया, फिर अपन ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड में बहुत काम करता है। सबसे चीपेस्ट मीन्स होता है कैनल्स वगैरह, पहले इसको इस्तेमाल करते थे ये लोग। फिर कई बार लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे जो सस्ता है वो रेलवे वगैरह होती है। तो ये क्या करते थे, माइंस से मार्केट तक आने के लिए या सिटी तक आने के लिए मोस्टली कैनल्स वगैरह बनाते थे, और इस ड्यूरेशन में काफी सारी कैनल्स बनाई गई थी। फिर ठीक है, फिर कैनल्स की कमी थी कि रेगुलर वाटर का जो फ्लो है वो नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ये लोग रेलवे, स्टीम इंजन तो बनी गया था, अब ये लोग धीरे धीरे रेलवे ट्रैक्स पर भी आने लगे थे। आसानी से पैसेंजर और गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी कर लेता था। कैनल वर इनिशियली बुल्ड टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटी। कैनल के सपोर्ट से ही जो कोल था वो सिटी के अंदर आता था। दिस वाज बिकॉज द बल्क एंड द वेट ऑफ कोल मेड इट ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच एंड मोर एक्सपेंसिव। रोड से लाना ज्यादा महंगा भी होता था और धीरे आता था। द डिमांड कोल, जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती गई, हीटिंग और लाइटनिंग के लिए कोल की जो डिमांड थी वो तेजी से बढ़ने लगी। जो फर्स्ट इंग्लिश जो कैनल बनी थी जिसका नाम था वर्सली कैनल, ठीक है, जिनको बनाया था जेम्स ब्रेंडली ने बनाया था, हैड नो अदर पर्पस देन टू कैरी कोल फ्रॉम द कोल डिपॉजिट एट वर्सली टू सिटी आफ्टर द कैनल वाज कंप्लीट द प्राइस ऑफ कोल। जैसे ही कैनल कंप्लीट हो गई, जिसकी वजह से जो कोल के जो प्राइस थे वो आधे हो गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो चार्ज था वो कम हो गया था। इसके बाद में कई जो बिग लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उन्होंने तेजी से अपनी माइंस, क्योरीज और फॉरेस्ट जो लैंड से सिटी को जोड़ने के लिए इन्होंने कैनल्स वगैरह बनाने लग गए। यहाँ पे कैनल्स मेनिया आ गया, जैसे कहते हैं एग्जामोफोबिया कहते हैं, इसको डर होता है, यानी कि पीपल जो थे कैनल बनाने में पागलों की तरह लग गए। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी कैनल्स बनाई गई। 70-60 टू 70-90 के बीच में 25 न्यू कैनल्स बनाई गई इन द पीरियड। इसको कैनल मेनिया कहते हैं, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको। फ्रॉम 1788 टू 1796 46 न्यू प्रोजेक्ट्स बनाई गई। 60 ईयर्स में इतनी कैनल्स बना दी जिसने 4000 माइल्स वाले जो एरिया था वो कैनल से बना दिया। स्टीम, फास्ट स्टीम लोकोमोटिव, इंजन वगैरह होते हैं ना, उनको लोकोमोटिव्स कहते हैं। Steps and rocket appeared in the 1840. Railway emerged a new means of transportation. रेलवे बनाने लगे क्योंकि ये है रेलवे जो है पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है, चीपर भी होता है, फास्ट भी होता है और पैसेंजर और गुड्स दोनों को लेके जा सकता है। दे कंबाइन टू इन्वेंशन, इन्होंने दो तरीके करे क्या, एक तो आयरन ट्रैक, पहले वुडन ट्रैक था उसको रिप्लेस करके इन्होंने आयरन ट्रैक बना दिया। ठीक है, 1760 में द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टू एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ए सेकंड फेज। पहले रेलवे ट्रांसपोर्ट बना, उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। इन 1801 रिचर्ड ट्रेविथिक करके बंदे थे, हैज डिवाइस एन इंजन कॉल्ड, उन्होंने एक इंजन बनाया था जिसको पुफलिंग डेविल कहते थे, पफ पफ करके चलता था। और जो कॉर्नॉल वाले ये जो बंदे थे जिन्होंने बना रहे थे उसके आसपास ये घूमता था। 1814 रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टेफसन थे, कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लूचर। यह क्या करता था, 30 टन वेट को हिल्स तक पहुंचा देता था और किस स्पीड से, 4 माइल्स पर आवर की स्पीड से, यानी कि इनोवेशंस आ रही थी। दी फर्स्ट रेलवे लाइन जो बनाई गई थी स्टॉकटन टू डार्लिंगटन 1825 में बनी थी। 9 माइल्स इसने डिस्टेंस कवर करी थी 2 आवर में, स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830 विद इन 20 ईयर्स। 20 साल में ही इतनी दूरी डिस्टेंस पूरी कर दी। और इसकी स्पीड क्या थी, 20 ईयर, स्पीड ऑफ 30 to 50 माइल एन आवर वर यूज, यानी कि इनोवेशन आने लगी, नई नई सिस्टम सेटअप हो गए। इन द 1830 द यूज ऑफ कैनल रिवर्स सेवरल प्रॉब्लम।
अब 1830 के आसपास में कैनल्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या प्रॉब्लम थी इसमें मैंने बताया, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से शिप्स ज़्यादा हो गए थे और ट्रैफिक जाम वाली सिचुएशंस क्रिएट होने लगी थी। इसके अलावा कैनल में फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट जो थे वो भी आते थे, जिसकी वजह से कैनल्स को लिमिटेड टाइम पीरियड में ही यूज किया जा सकता था। द रेलवे नाउ अपीयर एज ए कॉन्वीनियंट अल्टरनेटिव। जो रेलवे था यहाँ पे एक सुविधाजनक अल्टरनेटिव पीपल्स को लग रहा था। इस वजह से 6000 माइल्स और रेलवे वाज ओपन इन ब्रिटेन बिटवीन 1830 टू 1850 बना दी गया इन्होंने। मोस्ट ऑफ इन 2 शॉर्ट ब्रस्ट, 2 टाइम पीरियड में बनाया। एक तो लिटिल रेलवे मैनिया कहते हैं जिसमें 1833-37 हुआ, इसमें 1400 माइल्स लाइंस बुल्ट की गई हैं। और जो बिगर मैनिया था यह 1844 से 47 के बीच में था, जिसमें 9500 माइल्स लाइन जो थी वो सैंक्शंस कर दी गई। दे यूज वास्ट अमाउंट ऑफ कोल एंड आयरन, employed large number of the worker and boosted activity, construction, public work industry. Most of England had been connected by railway by 1850 के आसपास यहाँ पर सेटअप हो गया। अब अपन थोड़ा सा वापस पीछे आ जाते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1780 टू 1850 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में तेजी से टेक्निकल इनोवेशंस हुए थे, ठीक है। और इस चैप्टर में अपन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टीम इंजन्स के बारे में ही अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन में क्यों स्टार्ट हुआ? ब्रिटेन में ज्योग्राफिकल कंडीशंस प्लस पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी थी कि यहाँ पे इजीली, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था और एक ही राजा के अंडर में आता था। यहाँ पे डिफरेंट मार्केट सिस्टम नहीं था, यानी कि जो टैक्स था वो एक ही आदमी को देना था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के जो चार्जेस है वो नहीं बढ़ते थे। करेंसी सिस्टम था, यहाँ पे पीपल्स के पास में करेंसी पावर थी, काम के बदले उनको सैलरी वगैरह जो थी वो दी जाती थी, ठीक है। टाउन्स जो थे ब्रिटेन वाले एरिया में तेजी से डेवलप होने लग गए थे। यहाँ पे जैसे अपन टाउन के बारे में बात करेंगे, टाउन जो थे तेजी से डेवलप हुए थे। ब्रिटेन जो लंदन वगैरह थे, पॉपुलेशन जो है तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी तो टाउन डेवलप हो रहे थे। तो कई रीजन और भी थे। क्या था रीजन कि गांव वाले एरिया में क्या होता था, जो लैंड लॉर्ड थे वो आसपास की जमीनें थे वो परचेज करते जा रहे थे, और कॉमन जो लैंड थी उस कॉमन लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जो कि पूरे विलेज कम्युनिटी की होती है। यहाँ पे पीपल्स जो है, फीमेल्स जो हैं फायरवुड कलेक्शन कर सकती हैं, पर्सन अपने एनिमल्स को रेयरिंग वगैरह करवा सकते हैं। जब कॉमन लैंड पे इन्होंने एक्वायर कर लिया, अपने दबा लिया उस लैंड को, अब इन लोगों के पास जो डिपेंडेंट थे रेयरिंग के ऊपर, अब उनके पास पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं थी। तो अब इन लोगों ने काम वो छोड़कर, रेयरिंग काम छोड़कर काम की तलाश में शहरों की तरफ आ गए थे, ठीक है। तो टाउन यूं डेवलप हो गए। ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड पहले क्या था, मेडिटेरियन सी वाले एरिया में ट्रेड होता था, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अब जो ट्रेड है वो आपके वहां से शिफ्ट होके ब्रिटेन वाले एरिया की तरफ आ गया, ठीक है। जितने भी हेड ऑफिस थे जो एशिया अमेरिका में काम करने वाले जो बिजनेसमैन थे, उन सभी के हेड ऑफिस लंदन में ही एस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, तो इस फाइनेंस को प्रोवाइड करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बैंकर्स की थी। बैंकर्स पीपल्स को इजीली लोन्स अवेलेबल करवा दिया करते थे, क्योंकि गांव से जो शहर में जो आदमी आया है वो इनसे लोन ले लिया करता था और अपना काम करता था। अब कोल और आयरन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आयरन को पिघालने के लिए, स्मेल्ट करने के लिए कोल की जरूरत होती थी। कोल जो है काफी लंबे पहले तो चारकोल से ये काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो चारकोल है वो खत्म होने लग गया था, क्योंकि लकड़ियां काट ली जाती थी टिम्बर की के लिए। अब नया सिस्टम जो था वो जनरेट करना था, क्योंकि जब तक आयरन को स्मेल्ट करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फाइन क्वालिटी का आयरन नहीं बनेगा, उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाता है या खराब हो जाता है। डरबी जो फैमिली वगैरह थी उसने इस काम को अंजाम दिया, फाइन क्वालिटी का आयरन बनने लग गया, पाइप वगैरह बनने लग गए।
आयरन के काफी फायदे थे, जैसी चाहो वैसी शेप्स में चेंज कर सकते थे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती थी, उनके आयरन के फायदे थे, लोग समझने लग गए थे, ब्रिज वगैरह बनाया गया, पाइप्स वगैरह बनने लग गए थे। अब आगे चलते हैं, स्पिनिंग और वीविंग मशीनें से डेवलप की गई थी, क्योंकि वीविंग का जो स्पिनिंग का जो काम था लेबोरियस वाला काम था, थका देने वाला था, जल्दी से स्पिनिंग नहीं होती थी, स्पिनिंग नहीं होती तो वीविंग भी नहीं होती थी। कॉटन, ये पहले रॉ मटेरियल कॉटन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, बाद में फिर ये कॉटन भी इंपोर्ट करने लग गए और रॉ कॉटन भी इंपोर्ट करते थे, पर फिनिश गुड भेजा करते थे, तो इसके लिए इनको कॉलोनिज्म की जरूरत पड़ती थी। फिर वो स्टीम पावर आ गई, इंजन से चलने वाली शक्ति, और फिर अपन ने अभी भी कैनल्स के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए कैनल्स पे डिपेंड हो गए थे। कैनल्स का काम था वहां से रॉ मटेरियल को इजीली सिटी तक लेकर आना, लेकिन कैनल्स बनाई गई काफी बड़ी, काफी लार्ज क्वांटिटीज पे बनाई गई, लेकिन कैनल्स की भी कुछ समस्या होती थी, केबल में फ्लड आ जाता था जब शिप्स नहीं चलते थे, ड्रॉट में भी फिर शिप्स नहीं चलते थे, फ्रॉस्ट वाला सीजन आ गया तो भी, इसमें धुंध वाला सीजन आ जाता था तो भी कैनल्स में शिप्स नहीं चलते थे, जिसकी वजह से इनका जो काम था, ट्रेड था, वो डिस्टर्ब होता था, जिसकी वजह से अब रेलवे की तरफ लोगों का ध्यान चला गया था, रेलवे डेवलप किए गए थे। ठीक है, ओके, बाय, सी यू सून।